नमस्कार। आज हम बर्कशायर हैथवे के कुछ बहुत ही दिलचस्प शेयर होल्डर लेटर्स पर बात करने वाले हैं, 1986 से 1990 के बीच के। और ये सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लगे कि अरे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। हाँ, वही मैं कहने वाला था। लेकिन असल में ये किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें कारोबार और निवेश को लेकर कमाल के सबक, दिलचस्प कहानियां और जबरदस्त हास्य भी छिपा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन पत्रों की धूल झाड़कर इनमें से वो कीमती मोती निकालें। मतलब सिर्फ नंबरों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिसने बर्कशायर को इतना असाधारण बनाया। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये बिजनेस को देखने का एक पूरा नजरिया है। और इन 5 सालों के पत्रों में कुछ बातें बार बार उभर कर आती हैं। जैसे कि किसी बिजनेस की असली कीमत कैसे आंकी जाए, क्यों अच्छे मैनेजर्स किसी भी कंपनी के लिए मतलब सबसे बड़ी दौलत होते हैं, और सबसे जरूरी, शेयर बाजार के रोज के पागलपन से खुद को कैसे बचाया जाए। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, किसी बिजनेस की असली कीमत। आमतौर पे हम बैलेंस शीट देखते हैं, उसकी बुक वैल्यू देखते हैं, लेकिन ये पत्र तो इस आइडिया को सीधी चुनौती देते हैं, है ना? हाँ, और बहुत जोरदार तरीके से। पत्र कहते हैं कि बुक वैल्यू पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? बिल्कुल। वो एलटीवी कॉर्पोरेशन और बाल्डविन यूनाइटेड जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हैं, जो दिवालिया होने से ठीक पहले कागज पर लाखों डॉलर की बुक वैल्यू दिखा रही थी। अच्छा। और दूसरी तरफ बेलरिज ऑयल नाम की एक कंपनी थी, जिसे उसकी बुक वैल्यू से लगभग 20 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना, हाँ, बस उतना ही देखना, उसकी असलियत जानने के लिए काफी नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी की मेडिकल रिपोर्ट देखकर उसकी पूरी शख्सियत को समझने की कोशिश करना। क्या बढ़िया एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। देखिए, बुक वैल्यू जो है वो तो बस एक अकाउंटिंग का नंबर है। असली चीज है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी आंतरिक मूल्य। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बिजनेस अपनी पूरी जिंदगी में कितना कैश कमाएगा, उसका आज का मूल्य। और बर्कशायर का पूरा दर्शन इसी एक आइडिया पर टिका है। लेकिन क्या वे हमेशा से ही इतने समझदार थे? मैंने सुना है कि शुरुआती दिनों में उनका तरीका कुछ और था। एक बड़ा मजेदार नाम भी है उसका, सिगार बट अप्रोच। ये क्या था? हाँ, सिगार बट मतलब सिगार का बचा हुआ टुकड़ा। हाँ। ये आइडिया ये था कि आप ऐसी कंपनियां ढूंढो जो बहुत बुरी हालत में है, लेकिन बहुत बहुत सस्ती मिल रही हैं। जैसे सड़क पर पड़ा सिगार का एक टुकड़ा, जिसमें बस एक आखिरी कश बचा हो। अच्छा। वो कश आपको मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आपके हाथ में सिर्फ राख बचती है। और बर्कशायर ने भी ये किया था? अरे बिल्कुल। उन्होंने खुद एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल खरीदी थी और एक बाल्टीमोर का डिपार्टमेंटल स्टोर भी, और दोनों ही मतलब बहुत बुरे अनुभव रहे। तो उन्हें समझ आ गया कि ये काम नहीं करेगा। हाँ, जल्दी ही समझ आ गया। उन्हें लगा कि इस तरह के बिजनेस में एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सिर उठा लेती है। जैसा कि वो कहते हैं कि रसोई में कभी सिर्फ एक कॉकरोच नहीं होता। हाँ, सही है। तो इस गलती से उन्होंने सीखा क्या? वो कौन सा पल था? वो पल धीरे धीरे आया, लेकिन 1989 के पत्र में उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से लिखा है। उन्होंने कहा, क्या कहा? एक अद्भुत कंपनी को उचित मूल्य पर खरीदना एक उचित कंपनी को अद्भुत मूल्य पर खरीदने से कहीं बेहतर है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब सिगार बट से हटकर उनका ध्यान अच्छी चीज खरीदने पर चला गया। बिल्कुल। ऐसा क्यों? मतलब सस्ता खरीदने में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि समय एक अद्भुत व्यवसाय का दोस्त है और एक औसत दर्जे के व्यवसाय का दुश्मन। समझाइए जरा। अगर आप एक बेहतरीन बिजनेस खरीदते हैं तो वक्त के साथ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप एक मुश्किल बिजनेस में फंस गए तो आप अपनी सारी ऊर्जा और पैसा बस उसकी समस्याओं को सुलझाने में ही लगाते रहेंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। समझ गया। तो मतलब सिर्फ सस्ता खरीदना काफी नहीं है, अच्छा खरीदना जरूरी है। और एक अच्छा बिजनेस वो तो उन लोगों से बनता है जो उसे चलाते हैं। तो यहीं पर मैनेजमेंट की बात आती है। सही है। बिल्कुल। और बर्कशायर की मैनेजमेंट फिलॉसफी शायद दुनिया में सबसे अनोखी है। अच्छा। वो इसे कहते हैं हैंड्स ऑफ अप्रोच। मतलब हम अच्छे मैनेजर्स चुनते हैं और फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। हाँ, कोई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स नहीं, कोई बजट नहीं, कोई रिव्यू नहीं। वो मजाक में कहते हैं कि हेडक्वार्टर का काम सिर्फ सूचित तालियां बजाना है,
ये तो सुनने में बड़ा अजीब है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं। ऐसा क्यों? आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर से तो ये बिल्कुल उल्टा है। जो अच्छी भली कंपनियों को भी गलत रास्ते पे ले जाती है, चाहे उनके मैनेजर कितनी ही होशियार क्यों ना हो। अच्छा, जैसे कि? जैसे कोई भी संस्था अपनी मौजूदा दिशा में बदलाव का विरोध करती है, भले ही वो दिशा गलत हो, या फिर अगर कंपनी के पास फालतू पैसा है तो उसे खर्च करने के लिए अपने आप नए-नए प्रोजेक्ट सामने आ जाते हैं। हाँ, ये तो हर ऑफिस में देखा है। और एक और मजेदार बात, अगर किसी सीईओ को कोई मूर्खतापूर्ण आइडिया आता है तो उसकी टीम तुरंत उस आइडिया को सही साबित करने के लिए बड़ी-बड़ी स्टडीज तैयार कर देती है। और सबसे आम है झुंड की मानसिकता, मतलब भेड़ चाल। हाँ, अगर दूसरी कंपनियां कुछ कर रही हैं तो हम भी वही करेंगे, बिना सोचे समझे। तो बर्कशायर का कहना है कि इस सबसे बचने का तरीका है कि आप दखल ही ना दें, बस बेहतरीन लोगों को काम पे रखें और उन्हें उनका काम करने दें। ठीक समझे। और इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ असाधारण व्यवसायों का एक समूह बनाया, जिन्हें वो प्यार से कहते थे द सेंटेड 7। 7 पुण्यात्माएं। हाँ, और इनकी कहानियां इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में दिखाती हैं। हाँ, कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं? कोई उदाहरण दीजिए। सबसे बेहतरीन उदाहरण है नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट, यानी NFM। इसे रोज ब्लमकिन नाम की एक महिला ने शुरू किया था, जिन्हें सब मिसेस बी कहते थे। अच्छा। वो रूस से आई एक प्रवासी थी जिन्हें अंग्रेजी पढ़नी लिखनी नहीं आती थी। उन्होंने 1937 में सिर्फ $500 उधार लेकर ये बिजनेस शुरू किया। सिर्फ $500 से? और जब ये पत्र लिखे जा रहे थे तब वो क्या कर रही थी? उस वक्त उनकी उम्र 94 साल थी और वो तब भी हफ्ते के 7 दिन एक इलेक्ट्रिक कार्ट पर बैठकर स्टोर में घूमती थी और काम करती थी। 94 की उम्र में? हाँ, उनका बिजनेस का सिद्धांत बहुत सरल था, सस्ता बेचो और सच बोलो। बस, ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतनी मुश्किल होगा ना? बिल्कुल। और वो इसमें इतनी कामयाब थी कि एक बार उनके एक प्रतिद्वंद्वी ने गुमनाम चिट्ठी लिखकर बर्कशायर से शिकायत की। शिकायत? हाँ, जानते हैं क्या शिकायत थी? क्या? चिट्ठी में लिखा था कि NFM अपनी कीमतें इतनी कम रखकर 10% से 20% का मुनाफा छोड़ रहा है। क्या बात है, मतलब कॉम्पिटिटर कह रहा है कि भाई अपने दाम बढ़ा लो। हाँ, ये किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी तारीफ है। मिसेस बी जैसी मैनेजर को किसी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर की जरूरत थी ही नहीं। अविश्वसनीय। और कोई ऐसी ही कहानी? एक और है सीस कैंडीज के। वहां के मैनेजर थे चक हगिन्स। एक बार कंपनी ने सोचा कि उनके पास 100 से ज्यादा तरह की कैंडीज है, तो क्यों ना 14 कस्मों को बंद कर दिया जाए जिनसे ज्यादा कमाई नहीं हो रही। उन्हें लगा कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा। अच्छा। ग्राहकों ने सैकड़ों चिट्ठियां भेज दी। एक चिट्ठी तो इतनी गुस्से में लिखी गई थी कि उसमें लिखा था, जिसने भी एक घृणित निर्णय लिया है उसे श्राप लगे, तुम्हारे नए ट्रफल्स रास्ते में पिघल जाएं। बाप रे, कैंडी के लिए इतना गुस्सा? वे लोगों के मुंह में खट्टे हो जाएं, तुम्हारी लागत बढ़ जाए और तुम्हारा मुनाफा घट जाए। ये तो किसी धमकी जैसा लग रहा है। ऐसी चिट्ठी मिलने के बाद चक ने क्या किया होगा? मुझे तो डर लग जाता। चक ने जो किया वो ग्राहक सेवा का एक क्लासिक उदाहरण बन गया। उन्होंने न केवल ग्राहकों की 2 सबसे पसंदीदा कैंडीज को वापस बनाया, अच्छा, बल्कि हर एक शिकायतकर्ता को एक पर्सनलाइज्ड चिट्ठी भेजी और साथ में एक गिफ्ट सर्टिफिकेट भी। वाह। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, सौभाग्य से जब मैं गलत निर्णय लेता हूँ तो उसके परिणाम स्वरूप अक्सर अच्छी चीजें होती हैं। उन्होंने एक गलती को ग्राहकों का दिल जीतने के एक शानदार मौके में बदल दिया। कमाल है। ये कहानियां दिखाती हैं कि बर्कशायर सिर्फ बिजनेस नहीं खरीदता, वो लोगों पर दांव लगाता है। बिल्कुल, क्योंकि सही मैनेजर एक साधारण बिजनेस को भी असाधारण बना सकता है। ठीक है, तो आपके पास एक शानदार बिजनेस है जिसे आपने उसकी असली कीमत पर खरीदा है और उसे चलाने वाले मैनेजर भी कमाल के हैं, सब कुछ सेट है। लेकिन फिर आता है शेयर बाजार, जो रोज ऊपर नीचे होता है और अच्छों को डरा देता है। इस पागलपन से निपटने के बारे में इन पत्रों में क्या सलाह है? इसके लिए वो अपने गुरु बेन ग्राहम की एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी शायद निवेश की दुनिया का सबसे ताकतवर आइडिया है। कहानी का नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट? ये कौन है? कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट है, ये बहुत ही भावुक और मूडी है। मूडी? बहुत सादा। वो हर रोज आपके ऑफिस आता है और आपको एक कीमत बताता है। वो कहता है, या तो तुम इस कीमत पर मेरे हिस्से के शेयर खरीद लो
या फिर अपने हिस्से के शेयर मुझे बेच दो। अच्छा, और इसमें खास क्या है? खास है उसका मूड। कुछ दिन वो बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश होता है। उस दिन वो आपके बिजनेस के लिए एक बहुत ऊंची, एक बेतुकी कीमत लगाता है। और दूसरे दिन? दूसरे दिन वो बहुत ज्यादा उदास और डरा हुआ होता है। उसे हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आती है। उस दिन वो बहुत कम कीमत पर अपने शेयर आपको बेचने के लिए तैयार रहता है। ये तो बड़ा अजीब पार्टनर है। तो एक निवेशक को इसके साथ क्या करना चाहिए? यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। मिस्टर मार्केट की एक और खासियत है, अगर आप उसकी पेशकश को नजरअंदाज कर देते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता। अच्छा, वो अगले दिन एक नई कीमत के साथ फिर वापस आ जाएगा। सौदा करना या ना करना पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। सबक ये है, मिस्टर मार्केट आपकी सेवा के लिए है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं। मतलब उसकी भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि उसकी बेवकूफियों का फायदा उठाना है। बिल्कुल। जब वो डरा हुआ हो और आपको बेतुकी कम कीमत दे तो आपको खुशी खुशी खरीद लेना चाहिए, और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो और बेतुकी ऊंची कीमत दे तो आप उसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं। उसे अपना गुरु नहीं, अपना गुलाम समझना है। ये आइडिया तो उस चीज के बिल्कुल खिलाफ है जिसे पोर्टफोलियो बीमा कहते थे, जहां लोग कीमतें गिरने पर और ज्यादा बेच रहे थे। हाँ, पत्रों में इसकी तुलना एक किसान से की गई है। सोचिए, एक किसान है जिसके पास बहुत उपजाऊ जमीन है। क्या वो अपनी जमीन के टुकड़े सिर्फ इसलिए बेचना शुरू कर देगा क्योंकि उसका पड़ोसी अपनी जमीन कम कीमत पर बेच रहा है? नहीं, ये तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से अतार्किक है। लेकिन शेयर बाजार में लोग ठीक यही करते हैं। ये बात बेन ग्रैहम के एक और मशहूर विचार की याद दिलाती है कि बाजार शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वजन मशीन। बहुत सही। इसका मतलब है कि कम समय में शेयर की कीमतें लोकप्रियता और भावनाओं के आधार पर ऊपर नीचे होती हैं, एक तरह की वोटिंग चलती है। लेकिन लंबे समय में कीमत आखिरकार बिजनेस के असली वजन यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को ही दर्शाएगी। अंत में वजन ही मायने रखता है, वोटिंग नहीं। तो अगर हम इन 5 सालों के पत्रों को समेटें तो मुख्य सीख ये निकलती है कि किसी कंपनी की बुक वैल्यू देखकर धोखा ना खाएं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझें। हाँ, ऐसे लोगों के साथ साझेदारी करें जो अपने काम में माहिर हों और फिर उन्हें अपना काम करने दें। बिल्कुल। और आखिर में शेयर बाजार के रोज के शोर शराबे को नजरअंदाज करें और मिस्टर मार्केट की भावनाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। लेकिन इन सब बातों के अलावा 1989 के पत्र में एक हिस्सा है जिसका शीर्षक है पहले 25 वर्षों की गलतियां। उसमें एक और भी गहरी बात छिपी है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा था, बहुत ही विनम्रता से लिखा गया वो। उसमें क्या खास था? इसमें वो स्वीकार करते हैं कि 25 साल के अनुभव के बाद भी उन्होंने ये नहीं सीखा है कि मुश्किल बिजनेस की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। अच्छा। इसके बजाय उन्होंने ये सीखा है कि ऐसी समस्याओं से बचा कैसे जाए। मतलब उन्होंने मुश्किलों को हल करना नहीं, उनसे दूर रहना सीखा है। हाँ, वो लिखते हैं कि हमारी सफलता इस वजह से नहीं है कि हमने 7 फुट ऊंची बाधाओं को पार करने की क्षमता हासिल कर ली है। हमारी सफलता इसलिए है कि हमने उन 1 फुट ऊंची बाधाओं को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें हम आसानी से लांघ सकते हैं। ये तो बहुत ही गहरी और विनम्र बात है। मतलब सबसे बड़ी स्किल शायद यही जानना है कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। और यही वो सवाल है जो ये पत्र हमारे लिए छोड़ जाते हैं। क्या व्यापार और निवेश में असली कामयाबी जटिल चीजों को सुलझाने में है, या फिर उस जटिलता से पूरी तरह बचकर सिर्फ उन आसान मौकों पर ध्यान केंद्रित करने में है जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं? शायद सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही पहचानने में है कि कौन सी बाधा 1 फुट की है और कौन सी 7 फुट की।